गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Good morning. ठीक है। बच्चों, आज हम नई कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड। So our today's topic is about the न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। वन इज डीएनए एंड अदर वन इज आरएनए। ठीक है बेटा, ये दो टाइप के। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब दोनों न्यूक्लिक एसिड जो है ये कैसे बनते हैं बेटा? These न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि हम कहते हैं बेटा कि प्रोटीन्स जो है सेल में, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, वैसे ही ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, दिस न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। सो फिर सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये किससे बनते हैं? फिर जैसे कि डीएनए आरएनए के बेसिक कंपोनेंट उसमें रहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स में तीन बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक सबसे पहला कंपोनेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स में होगा, उनका सभी स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, वो है शुगर। सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए इज नाइट्रोजनस बेसिस। देखो बेटा, क्या नाम दिया मैंने उसको? नाइट्रोजनस बेसिस। एंड थर्ड कंपोनेंट which is present in that DNA और RNA is, दोनों को हम एसिड कहते हैं बेटा। तो डीएनए और आरएनए दोनों एसिड है, तो इसका मतलब कौन सा एसिड वहां पे प्रेजेंट है? तो वहां पे प्रेजेंट है बेटा फॉस्फरिक एसिड। और जिस फॉस्फरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। क्लियर है बेटा? H3PO4। अब आगे, ये जो शुगर है ये पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट है। तो पेंटोज शुगर का मीनिंग होता है जिसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स रहेंगे। ठीक है बेटा, 5 कार्बन एटम जिसमें होंगे वो पेंटोज शुगर है। सो अब ये जो पेंटोज शुगर है, अब इसके पहले मैंने शायद कल के या परसों के लेक्चर में आपको बताया होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और ON। मतलब जितना कार्बन का नंबर होगा बेटा उतना ही ऑक्सीजन का नंबर होगा, और उसके डबल हाइड्रोजन का नंबर। ठीक है, ऑक्सीजन के डबल। जैसे कि देखो ग्लूकोज C6H12O6 बराबर है। देखो बेटा ऑक्सीजन 6 है, कार्बन भी 6 है, और जितने ऑक्सीजन है उसके डबल हाइड्रोजन है, बराबर कि नहीं? ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो पेंटोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इसमें कौन से शुगर्स प्रेजेंट है? देखो बेटा, सो पेंटोज शुगर के दो एग्जांपल्स है। One of the common example is ribose and second one is deoxyribose। देखो बेटा, राइबोज और deoxyribose, क्या डिफरेंस है दोनों में? राइबोज जो शुगर है, अगर इसमें कार्बन एटम 5 है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रहेगा? कौन बताएगा बेटा, बताओ।
हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन का नंबर होगा 10, ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा? 5, 5. 5 होगा। ठीक है, ये होगी बेटा राइबोज शुगर आरएनए की। डीऑक्सी राइबोज शुगर देखो डीएनए में जो है, डी मतलब यहां से रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया बेटा? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। कहां से? राइबोज में से। तो मतलब ये फॉर्मूला देखो बेटा उसका C5H10O4। तो बस डीएनए और आरएनए की शुगर में बस एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है बेटा, है ना। ये जो राइबोज मैंने निकाली शुगर, ये प्रेजेंट रहेगी बेटा आरएनए में, और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर ये प्रेजेंट होगी डीएनए में। तो पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया, समझ में आ गया सबको? यस और नो बताओ। Yes, sir. yes, आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस है, तो बच्चों ये बेसिस का मीनिंग क्या होता है? बेसिस बेसिक पीएच, मतलब मोर देन 7 पीएच अगर किसी का है तो उसको अपन कहते हैं बेसिस, और जिसमें मेन कंपोनेंट रहेगा नाइट्रोजन, तो उसको बेटा मैंने नाम दे दिया नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, सो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इन नाइट्रोजनस बेसिस के दो टाइप्स रहेंगे बेटा। एक टाइप होगा प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन। ये उनके केमिकल नेम है बेटा। एक्चुअल जब अपन बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उनके एग्जांपल्स विद स्ट्रक्चर आपको आने वाले, अभी बस वो नाम ध्यान में रखो, प्यूरिन और पायरिमिडिन। उसमें से प्यूरिन बेसिस कौन कौन से है बेटा? प्यूरिन का एक केमिकल नेम है एडेनिन, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एज अ ए। दूसरा जो केमिकल बेस है वो है ग्वानिन, और इसको लिखा जाता है बेटा एज अ जी। मतलब ये आगे लेटर्स आने वाले हैं, तो वो लेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद पायरिमिडिन जो है, इसके 3 एग्जाम्पल्स है बेटा, दैट इज थाइमिन, तो उसको हम लिखेंगे एज अ टी। सेकेंड वन इज साइटोसिन which is represented as a C, and third one is uracil which is represented as a U। ये देखो बेटा, ये हो गया 3 टाइप, क्लियर है? अब ये जो तीनों मतलब नाइट्रोजनस बेसिस है, टोटल 5 बेसिस हो गए बेटा। उसमें से डीएनए में कौन से बेसिस रहेंगे? डीएनए में 4 रहेंगे बेटा, ए टी जी सी, बराबर है। और आरएनए में रहेंगे बेटा 4 बेसिस। तो आरएनए में कौन से रहेंगे देखो, ए यू जी सी। मतलब देखो 4 बेसिस में से 3 बेसिस तो कॉमन है, बस डिफरेंस किसका है बेटा? डिफरेंस है ये है कि जो थाइमीन है इधर वो यूरासिल है, मतलब डीएनए में टी है तो आरएनए में यू है। ये एक ही डिफरेंस है, बाकी 4 में से 3 बेसिस तो दोनों में सिमिलर है, बराबर है। और उसके बाद फिर डीएनए और आरएनए दोनों एसिड है, तो वो कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट है बेटा? उसमें प्रेजेंट है फॉस्फरिक एसिड, बराबर है, H3PO4 जिसका फॉर्मूला है। अब ये मैंने लिख के दिया आपको केमिकल कंपोजिशन उस डीएनए और आरएनए का। अब ये तीनों कंपोनेंट से डीएनए या आरएनए कैसे बनेगा, उसका मैं केमिकल स्ट्रक्चर अभी आपको बता। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है बेटा वो है शुगर। तो टोटल 5 कार्बन की शुगर है, पेंटो शुगर। अभी मैं यहाँ पे पेंटो शुगर का रिंग स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ बेटा, देखो रिंग स्ट्रक्चर है पेंटो शुगर का। इसमें ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे एक ग्रुप होता है CH2OH, ये 5। ये स्ट्रक्चर्स आगे जाके आपको बायोमोलिक्यूल्स में इन डिटेल आने वाले बेटा, लेकिन अभी मैं बस डीएनए कैसे फॉर्म होता है उसका मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। ये है पेंटोज शुगर। अब इस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, ये देखो बेटा कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे अटैच होगा नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसेस बताया मैंने? ए टी जी सी। चारों में से कोई भी एक बेस वहां पे पेयर हो सकता है बेटा, है ना। चारों में से कोई भी एक वहां पे पेयर होगा। अब उसके कार्बन नंबर 1 पे सपोज अटैच हो गया जी, ये देखो बेटा ये अटैच हो गया जी। तो मैंने
पहले सिर्फ क्या लिखा था, पहले लिखा था शुगर, अब उसको अटैच कर दिया मैंने नाइट्रोजन बेस। ग्वानिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है। सो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इट गिव्स राइज टू अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दिया बेटा उसको मैंने, न्यूक्लियोसाइड। अब इसी न्यूक्लियोसाइड को उसके कार्बन नंबर 5 पे, अब थर्ड कंपोनेंट जो आपने लिखा बेटा, देखो इधर थर्ड कंपोनेंट क्या लिखा आप लोगों ने, फॉस्फरिक एसिड। अब इस फॉस्फरिक एसिड में से सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप है, वो वहां पे लिंक होगा। और वो कहां पे लिंक होगा बेटा, देखो ये कार्बन नंबर 5 है और उस कार्बन नंबर 5 को अटैच हो गया ये PO4, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। अब जाके जो न्यूक्लियोसाइड था उसको बाइंड हो गया बेटा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये तीनों मिला के जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, उस स्ट्रक्चर को अपन नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। सो मुझे बताओ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्लियर हो गया, यस और नो? सर कार्बन 4 और कार्बन 5 की पोजीशन नहीं समझी। ये रिंग है ना बेटा, ये रिंग स्ट्रक्चर निकाला है मैं। इसमें देखो अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, मतलब ये CH है, इधर CH ग्रुप है, इधर CH ग्रुप है, इधर CH ग्रुप है, तो इस CH को मैंने 4 नाम दिया और इस C को ये CH2OH है, उसको मैंने कार्बन नंबर 5। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है बेटा। सो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, बराबर है। और जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड मैंने निकाला, वैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स DNA और RNA में प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो और कुछ स्ट्रक्चर्स में वहां पे निकालता हूं। सपोज और एक शुगर मैंने वहां पे निकाली, पेंटोस शुगर का, फिर से एक बार मैं ये रिंग स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं इधर। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 4 से इधर आएगा ये CH2OH ग्रुप, मतलब इधर रहेगा कार्बन नंबर 5, ठीक है। अब इस शुगर के कार्बन नंबर 5 पे और कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन बेस अटैच होगा बेटा, है ना। क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन बेस। कहां पे, 1 पे। ये देखो कोई भी एक ले सकते हो आप, ये जो ATGC है ना, इसमें से मान लो यहाँ पे आ गया एट A। सो इसको आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो तभी बनेगा जब फॉस्फेट ग्रुप आएगा, और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे आएगा बेटा, कार्बन नंबर 5 पे। ये देखो यहाँ पे अभी ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, अब वो इसके साथ लिंक हो गया, अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, है ना। ऐसे इस तरह से वहां पे बॉन्डिंग्स प्रेजेंट रहेगी। चलो और एक शुगर मैं वहां पे निकालता हूँ। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी फिर से वही कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस सपोज मैंने निकाल दिया T, न्यूक्लियोसाइड बन गया, कार्बन नंबर 5 पे अटैच हो गया बेटा फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो DNA का ये एक स्ट्रैंड हो गया बेटा, एक स्ट्रैंड DNA का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे निकाला जाता है बेटा, ये देखो इस तरह से, है ना, ऐसे ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड में DNA अपन निकालते हैं, बराबर कि नहीं, क्यों? ये देखो फिर अभी ये जो शुगर है, ये शुगर है, बराबर है। ये शुगर से फॉस्फेट ग्रुप अंदर की साइड में, फिर शुगर अंदर, फॉस्फेट बाहर, शुगर अंदर, फॉस्फेट बाहर, और इस वजह से DNA को ऐसे हेलिकल फॉर्म में लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं?
अरे भाई ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? समझ गया सर। ओके अब देखो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम निकालते हैं तो इस तरह से वो रहता है बेटा। ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर रहेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा, बराबर है। अभी तो फिर अपन ने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर निकाला है, तो दूसरा स्ट्रक्चर जब अपन निकालेंगे तो उसमें हम एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक स्ट्रैंड में अगर ए है तो दूसरे स्ट्रैंड में टी रहेगा बेटा, एक स्ट्रैंड में जी है तो दूसरे में रहेगा सी। ये पेयरिंग स्पेसिफिक है डीएनए में, ए के साथ टी पेयर होगा, जी के साथ सी पेयर होगा। कैसे पेयर होगा, उनमें बॉन्ड कैसे बनेगा, वो तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। उसके लिए सेपरेट चैप्टर बायोमोलिक्यूल नाम का आपको दिया है। अभी बस पेयरिंग कौन किसके साथ पेयर होगा वो आपको ध्यान में रखना है बेटा। ए डी के साथ पेयर होगा, जी सी के साथ पेयर होगा, ठीक है बेटा। देखो फिर ये जी सी के साथ पेयर हो गया, ए टी के साथ पेयर हो गया, टी ए के साथ। अब ये भी तो जो शुगर, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है बेटा, अब ये भी नाइट्रोजन बेसिस है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये भी शुगर को अटैच रहेंगे। तो इधर भी शुगर है, वही शुगर मैं निकालूंगा बेटा, पर थोड़ा मैंने रिवर्ट कर दिया उसको, देखो उसी पेंटोज शुगर को इन्वर्ट कर दिया बस। कार्बन नंबर 1 2 3 4 और इधर आ गया ये CH2H ग्रुप, मतलब कार्बन नंबर 5। तो मुझे बताओ ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहोगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और केतन, साहिल, स्नेहा, वैष्णवी? न्यूक्लियोसाइड। 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 ये न्यूक्लियोसाइड रहेगा बेटा, अभी तक इसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ है। हाँ, जब इसको फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तब ये बन जाएगा बेटा न्यूक्लियोटाइड, बराबर कि नहीं। इसमें यहाँ पे कार्बन नंबर 5 को क्या अटैच हो गया बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। अब इसको अपन न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, बराबर है। अब इसमें भी बॉन्डिंग कैसी होगी देखो, इधर भी शुगर मैंने निकाली, कार्बन नंबर 1 2 3 4 CH2H, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये 5। तो यहाँ पे इस तरह से डीएनए का ये केमिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब इसमें आगे डीएनए का जो एक हेलिक्स होता है बेटा, अभी जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन सीईटी में और नीट में पूछा जाता है। क्या है देखो, दैट वन हेलिक्स, डीएनए का जो एक हेलिक्स है, वन हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर्स। देखो बेटा एक हेलिक्स में कितनी बेस पेयर्स है, 10। अब हेलिक्स का मतलब क्या है बेटा, हेलिक्स का मतलब है 10, मतलब देखो डीएनए का टर्न यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक एक टर्न हो गया मान लो उसका, बराबर है। यहां से यहां एक टर्न कंप्लीट हो गया बेटा। तो जब डीएनए एक टर्न कंप्लीट करता है तो उसमें कितनी बेस पेयर्स रहेंगी, 10। ये एक फिक्स वैल्यू है और इसी पे बेस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बेटा। अब 10 बेस पेयर्स कैसी, देखो इधर ए तो टी, जी सी, सी जी, टी ए, ए टी, टी ए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कितने रहेंगे बेटा 10 बेस पेयर्स। तो बेस पेयर्स 10 है, इसका मतलब बेसेस कितने हैं 10 बेसेस, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट, जो बेस पेयरिंग है वो बेस पेयरिंग भी हमेशा फिक्स होती है बेटा। इसके बाद मैं वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको पूछूंगा। बेस पेयरिंग भी हमेशा फिक्स होती है। बेस पेयरिंग कैसी रहेगी देखो, ए के साथ कौन पेयर होगा बेटा, टी पेयर होगा, और जी के साथ सी पेयर होगा, बराबर की नहीं। ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी। ए और इसमें डीएनए में एक रूल होता है, दैट डीएनए इज हैविंग प्यूरिन s2 pyrimidine रेशो 1:1। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, डीएनए में प्यूरिन s2 pyrimidine रेशो 1:1 है। तो प्यूरिन s2 pyrimidine रेशो 1:1 है, इसका मतलब क्या, अभी देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये बेसिस आपको बताए थे, है ना। प्यूरिन में ये 2 एग्जांपल्स है बेटा, और पायरिमिडिन में ये 3 है। उसमें से डीएनए में कौन कौन है, ये 4। अब इसमें अगर हम देखें तो प्यूरिन बेसिस कौन कौन से है, प्यूरिन बेसिस है एडेनिन प्लस ग्वानिन, और पायरिमिडिन बेसिस है बेटा थायमिन प्लस साइटोसिन। मुझे बताओ ए किसके साथ पेयर होता है, जी टी सी में से किसके साथ पेयर होगा, ए ए ऑलवेज पेयर विद टी और जी ऑलवेज पेयर्स विद सी, बराबर की नहीं। अब मान लो बेटा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक डीएनए है उसमें एडेनिन का नंबर 20 है बेटा, तो ये तो टी के साथ पेयर होने वाला है ना, तो टी का भी नंबर कितना रहेगा 20 रहेगा। उसके बाद ये जी है, जी का नंबर है बेटा 30, तो सी का भी नंबर 30 ही रहेगा। अब ए प्लस जी की सम हो गई 50, टी प्लस सी की सम हो गई बेटा 50, तो रेशो क्या आ गया 1:1, बराबर की नहीं। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है देखो बेटा, अब मान लो एक सेल में जो डीएनए है, उस डीएनए में एडेनिन का नंबर, एडेनिन का परसेंटेज दिया है बेटा 20%, है ना। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, इन तीनों का परसेंटेज क्या रहेगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, अगर एडेनिन 20% है तो थायमिन भी कितना रहेगा 20%। 20% रहेगा। तो 40 तो हो गए भाई, आउट ऑफ 100 40 हो गए बेटा, तो 100 में से 40 माइनस कर लो, कितने बचे 60। अब 60 में ये दोनों रहेंगे ना, तो इसीलिए मैंने 60 को 2 से डिवाइड कर दिया, 60 डिवाइडेड बाय 2 2 हो गए, सो दैट इज 30% साइटोसिन 30% ग्वानिन। ऐसे ये बेसिस का कैलकुलेशन वहां पे किया जाता है। समझ में आ गया। सेशन चालू आहे तुझं अजून 11 वाजेपर्यंतच असतं ना, काय दिवसभर सेशन करतात काय म्हणा तुम्ही, 1 GB नीट संपून गेलं मागं व्हेरी गुड। सेशन मध्ये आता ते मार्गी लागतंय म्हणजे काय तुझं नेट 1 GB नेट संपून गेला। चलो अब मुझे बताओ बेटा, ये कैलकुलेशन सबको करते आएगा, यस और नो। Yes. ओके, अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, अगर एडेनिन का नंबर है 12%, देन टेल मी द परसेंटेज ऑफ टी सी एंड जी, बताओ। T. टी सी जी का परसेंटेज कितना आएगा, T 12%. टी का भी आएगा 12%। ओके चलो ठीक है, सी और जी कितना आएगा बताओ। 43 करेक्ट है। तो इस तरह से यह बेसिस का कैलकुलेशन उसमें किया जाता है। चलो ठीक है, आगे अब यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। चलो अभी थोड़ा प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना।
सो प्लांट्स में, किसी भी प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट की दो टाइप की बॉडीज होती है. In case of some plants, their plant body is called as a true plant body, and in some cases it is a thalloid body, that is thallus. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रू प्लांट बॉडी मतलब जिस प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे ट्रू प्लांट बॉडी. और दूसरा है बेटा थैलस. अलगी देखी आप लोगों ने, यस और नो? अलगी यस एक्वाटिक कंडीशन में जनरली वो ग्रो होती है, बराबर है. अब वो जो अलगी है उसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है ना. सो द प्लांट इन विच if they are having a root, stem and leaves, then it is true plant body. And if root, stem and leaves are absent, then it is the thalloid body, or that plant is thallus plant. So root, stem and leaves are absent. ये हो गए भाई प्लांट के दो टाइप्स. अब प्लांट में दो सिस्टम्स जनरली प्रेजेंट होती है. अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड एज अ रूट सिस्टम, जो सॉइल के नीचे ग्रो होगा हमेशा. वाइल द एरियल सिस्टम मतलब जो सॉइल के ऊपर ग्रो होगा उसको हम कहेंगे बेटा शूट सिस्टम. ठीक है, वन इज रूट सिस्टम, अदर वन इज शूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम जो है, इस रूट सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? रूट सिस्टम इज सपोज टू बी एन पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. और वही क्राइटेरिया में शूट सिस्टम में ये लिख सकता हूं कि ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक. तो इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एक जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, दूसरा निगेटिवली जियोट्रॉपिक है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अब इसमें एक वर्ड आ गया बेटा ट्रॉपिक, है ना. ये देखो ट्रॉपिक. तो ट्रॉपिक का मीनिंग हम लोग कंसीडर करेंगे डायरेक्शन, बराबर है. रूट कैसे ग्रो होता है बेटा? मान लो अभी ये प्लांट का स्टेम एक्सिस मैंने निकाला, ठीक है. इस स्टेम एक्सिस पे ये ब्रांचेस है और नीचे ये रूट होगा उसका, और रूट में ये फर्दर ब्रांचेस. ठीक है ना. ये रहेगा अपना रूट सिस्टम का पार्ट और ये रहेगा बेटा शूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम जो है वो डाउनवर्डली ग्रो होती है, बराबर कि नहीं? नीचे की तरफ वो ग्रो होगी ना. सो उसको मैंने पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा. सो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब क्या है? ट्रॉपिक का मतलब है डायरेक्शन. ओके, जियो का मतलब कंसिडर करोगे आप लोग, जियो मीन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डाउनवर्डली एक्टिंग फोर्स ना, बराबर कि नहीं? और दूसरा इसको मैंने पॉजिटिवली कहा. पॉजिटिवली कहा मतलब उसका मीनिंग हम कंसिडर करेंगे बेटा टुवर्ड्स, उसकी साइड में, है ना. तो मतलब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्डली एक्टिंग है, उसी तरह से रूट्स की जो सिस्टम है प्लांट्स में वो भी डाउनवर्डली ग्रो होगी, इसीलिए उसको मैंने पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा. अब शूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं. शूट सिस्टम के लिए लेकिन क्राइटेरिया क्या कहा मैंने? निगेटिवली. सबसे पहले तो निगेटिवली का मीनिंग हम क्या कंसिडर करेंगे बेटा? निगेटिवली अगर मैंने उसको कहा तो मतलब अवे, है ना, मतलब उससे दूर. किससे? ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन. किसकी डायरेक्शन? जियो मतलब ग्रेविटी, मीन्स अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है बेटा? डाउनवर्डली एक्टिंग है, लेकिन स्टेम कैसे ग्रो होगा? अपवर्डली, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो ग्रो हो रही है ना. इसीलिए ये दोनों को अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वहां पे रिप्रेजेंट की. समझ में आ गया सबको? यस सर. Yes, sir. सर
बताओ। तो फिर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट अगर कोई प्लांट शूट सिस्टम से ग्रो होता है तो उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोल सकते हैं। वो प्लांट नहीं, वो तो अपन किसी, वही बता रहा हूं ना, अभी तो मैंने बस ये एक क्राइटेरिया बता। अभी देखो उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक जो इधर निगेटिव रहेगी इधर पॉजिटिव रहेगी। अब देखो रूट सिस्टम एक फीचर है दैट इट इज अ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो शूट सिस्टम है ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये देखो एक है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और दूसरा शूट सिस्टम जो है वो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो बेटा शूट सिस्टम को फोटोट्रॉपिक क्यों कहा मैंने पॉजिटिवली? देखो यहाँ पे भी पॉजिटिवली का मीनिंग आप लोग कंसिडर करोगे टू वर्ड्स, है ना। ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोटो मतलब लाइट, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट ऊपर की तरफ होता है बेटा, और स्टेम भी तो ऊपर की तरफ ही ग्रो होता है ना, तो लाइट की डायरेक्शन में वो ग्रो होगा। इसलिए प्लांट का स्टेम एक्सिस जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, और जो रूट है वो तो नीचे की तरफ ग्रो होता है भाई, मतलब लाइट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट। तो बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए मैंने वहां पे वर्ड क्या यूज किया बेटा? निगेटिवली। निगेटिवली मतलब अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसे ये दोनों की अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। अब रूट सिस्टम जो है उसके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के दो टाइप्स है बेटा। फर्स्ट वन इज taproot system, and second one is what we call an fibrous root system। और इसी fibrous roots को अल्टरनेटली और एक नाम दिया गया है, वो है adventitious root system। ये देखो taproot system और adventitious root system। अब इस दोनों में अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या है, तो दोनों का मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको। जो टैपरूट सिस्टम है, इस टैपरूट सिस्टम का एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल देखो बेटा, जो नीम प्लांट है इसमें टैपरूट सिस्टम होती है, और दूसरा जो है मेज प्लांट है ना, मेज ले लो, या फिर जो शुगर केन है इसमें भी ये फाइब्रस रूट सिस्टम होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? जो टैपरूट सिस्टम है उस टैपरूट में अगर हम देखें, मान लो यहाँ पे अभी ये मैंने ग्राउंड लेवल निकाली है और ये बिलो द ग्राउंड ये रूट वहां पे ग्रो हो रहा है, बराबर है। अब ये जो रूट जो ग्रो होगा, इस रूट को हम कह सकते हैं व्हाट? दैट इज प्राइमरी रूट। देखो बेटा क्या नाम दिया उसको मैंने? प्राइमरी रूट। और फिर आगे जाके ये जो प्राइमरी रूट है यहां से ये ब्रांचेस अराइज होंगी, ठीक है। सो ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट्स आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी रूट, ठीक है, सेकेंडरी। फर्दर ये जो सेकेंडरी रूट्स है यहां से और ब्रांचेस आएंगे और उसको कहा जाता है टर्शियरी रूट्स, ठीक है। तो ऐसी ब्रांचिंग टाइप्स के अगर रूट्स किसी प्लांट में हैं तो उसको कहा जाता है बेटा टैपरूट सिस्टम। और ये सर ब्रांचिंग इसको की रूट वजह हेयर से, भी कहते हैं ना? यस, रूट हेयर भी कहते हैं ना इसे, टर्शियरी रूट्स को? अरे भाई ये टर्शियरी रूट्स जो है ये नहीं है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो है वो रूट हेयर्स ये जो मैच्योरेशन का रीजन है वन से बता, तो वो रूट हेयर्स नहीं है। ये टर्शियरी रूट मतलब ये रूट हेयर्स नहीं है। रूट हेयर्स क्या होते हैं बताऊंगा मैं इसके बाद। और दूसरा जो है फाइब्रस रूट सिस्टम।
फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होगा, देखो बेटा, मान लो अभी यहाँ पे ये उस प्लांट का स्टेम है, ये स्टेम के लोअर नोड्स है, और ये बेस जो है स्टेम का, यहाँ से ऐसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इसी को अपन कह सकते हैं ये क्या है, फाइब्रस रूट है। तो मतलब टैप रूट के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसमें किसी तरह की ब्रांचिंग नहीं है बेटा, बराबर कि नहीं, और ब्रांचिंग ना होने की वजह से वो सॉइल में इतना डीपली पेनेट्रेटेड नहीं होंगे, तो उतना सपोर्ट वो प्लांट को प्रमोट नहीं करेंगे जितना टैप रूट सिस्टम उसको करेगी। और इस वजह से प्लांट, ये जो मेज है, जवार है, शुगर केन है, इन प्लांट में ऐसे सॉइल के ऊपर ये ऐसे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जो उस प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए दोनों टाइप्स, टैप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलो आगे। अभी जैसे कि किसी का क्वेश्चन था कि ये टर्शियरी रूट ही मतलब रूट हेयर्स होते हैं क्या? नहीं, टर्शियरी रूट मतलब रूट हेयर्स नहीं है। तो ये टर्शियरी रूट कहाँ पे, ये रूट हेयर्स कहाँ पे होते हैं? देखो बेटा, उसके लिए रूट का स्ट्रक्चर हमें पता होना जरूरी है। सो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रूट, सो रूट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते थे? मान लो अभी ये रूट है, यहाँ पे डाउनवर्डली वो ग्रो होगा, तो मतलब नीचे की साइड में उसका टीप रहेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये रूट का टीप है, और उसको ये प्रोटेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं रूट कैप। ये देखो बेटा, अभी जो रेडिश कलर में मैंने निकाला, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है रूट कैप। ये प्लांट का प्रोटेक्शन करेगा, और प्रोटेक्शन के साथ प्लांट का जो रूट है उसको सॉइल में पेनेट्रेट करने के लिए वो हेल्प करेगा, बराबर है। और उसके बाद फिर ये जस्ट वहां पे ये जो रीजन है, ये रीजन को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, और मेरिस्टेमेटिक जोन उसको हम नाम देंगे। उसके ऊपर जो रीजन है ये होगा इलोंगेशन जोन, और इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला जो रीजन है उसको कहा जाता है मैच्योरेशन जोन। अब इनको ऐसे नाम क्यों दिया भाई, वो तो ग्रोथ के बाद आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये पॉइंट क्यों बताया, किसी को जो डाउट है कि वो टर्शियरी रूट और रीट सेम है, तो बिल्कुल नहीं। अब ये जो मैच्योरेशन जोन है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स अभी मैंने निकाले हैं बेटा, देखो ये इस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर्स का ही रीजन है प्लांट में, और उस रीजन को हम वहां पे कह सकते हैं बेटा दैट इट इज द एब्जॉर्प्शन जोन। तो बेटा जोन मतलब एरिया, तो उसको मैंने एब्जॉर्प्शन जोन क्यों कहा, क्योंकि उसी जोन के थ्रू प्लांट वहां पे वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो भाई जिसको डाउट था कि टर्शियरी रूट और रूट हेयर सेम है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया? किसका डाउट था भाई? यस सर, समझ आया क्या? ओके, चलो। तो ऐसी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा प्लांट्स के केस के अंदर। तो इसमें ये जो रूट कैप है, मैंने दो रोल बताया। ये रूट कैप सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होती है, एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप की जरूरत ही नहीं बेटा, है ना। वाटर में जो प्लांट होते हैं ना, उनमें रूट कैप नहीं होती है। अब लास्ट की एक कंसेप्ट आज बताता हूँ, उसके बाद बाकी कंटेंट अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के 5 मिनट में कंसेप्ट दैट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट्स में दो टाइप की टिश्यूज होती है बेटा। एक जो टिश्यू है मेरिस्टेम्स, आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक जोन नाम दिया था बेटा, बराबर है। और दूसरा जो है वो है परमानेंट टिश्यू। एक है बेटा मेरिस्टेम टिश्यूज, दूसरी है परमानेंट टिश्यूज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरिस्टेम्स टिश्यूज मींस दोस टिश्यूज
विच आर हैविंग द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, मतलब प्लांट की ऐसी टिश्यू बेटा जिसमें डिवीजन की एबिलिटी है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब वो ग्रो कर सकता है, ग्रोथ वहां से होगी। और परमानेंट टिश्यूज मतलब ये ऐसी सेल्स है प्लांट की जिसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी। तो डिवीजन नहीं होगा बेटा मतलब वहां पे ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर ठीक है, मेरिस्टेम तो डिवीजन कर सकते हैं, मतलब उससे ग्रोथ होगी, तो परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड होती नहीं, तो फिर इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है बेटा? जाइलेम फ्लोएम का नाम सुना है आप लोगों ने? यस और नो? प्लांट में Yes, दो टिश्यूज होती है बेटा, जाइलेम और फ्लोएम। इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज क्योंकि जाइलेम जो है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करती है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ये वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करना, मतलब जो टिश्यूज फंक्शन कर सकती है, those tissues which are capable of performing the specific function are called as a permanent tissues। और जो टिश्यू किसी तरह का फंक्शन नहीं कर सकती वो मेरिस्टेम। तो ऐसे ये दो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इसमें होते हैं बेटा, ठीक है। मेरिस्टेम में डिवीजन एबिलिटी होगी, इधर डिवीजन नहीं है, लेकिन परमानेंट टिश्यू फंक्शन कर सकती है, मेरिस्टेम फंक्शन नहीं कर सकती। तो इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो मेरिस्टेमेटिक जोन अभी रूट में निकाला बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब इस जोन में मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है, और सबसे ऊपर में मैंने मैचुरेशन जोन निकाला बेटा, तो मैचुरेशन जोन मतलब वहां पे परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट है। क्लियर हो गया सबको? सर तो Yes, sir. प्लांट की लाइफ बहुत बड़ी रहती है, तो फिर ये टिश्यू परमानेंट टिश्यू तभी भी डिवीजन नहीं करते हैं, उनकी जितनी लाइफ रहती है लाइफ लॉन्ग रहते हैं क्या टिश्यूज? नहीं नहीं, वैसा नहीं होता बेटा कि अभी सपोज प्लांट में अगर कोई एक टिश्यू है तो वो लाइफ टाइम नहीं रहती। ये जो टिश्यूज है ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब ये जो जाइलेम और फ्लोएम है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवीजन से ही बनते रहते हैं, है ना। और ये स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हमेशा रिप्लेस होते रहते बेटा। एक ही जाइलेम एक ही फ्लोएम नहीं रहती प्लांट में, हंड्रेड मिलियंस नंबर ऑफ हायर ट्रीज अगर है तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में जाइलेम और फ्लोएम होती है। और एक जाइलेम और फ्लोएम परमानेंट नहीं रहेगी, 3, 4, 5, 6 एंड डेवस के बाद वो रिप्लेस होती है। तो वो रिप्लेस होती है, इसका मतलब जितनी भी परमानेंट टिश्यूज है वो फाइनली किससे बनती है? वो मेरिस्टेम से ही बनती है। समझ में आ गया प्रिया? तो सर परमानेंट टिश्यू तो मेरिस्टेम्स के अंदर होना चाहिए ना? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेम मतलब वही तो है, मेरिस्टेम से परमानेंट बनता है, तो वो परमानेंट मेरिस्टेम में क्यों होगा? तो मेरिस्टेम तो फंक्शन नहीं करती लेकिन परमानेंट तो फंक्शन करती है ना। तो इतना मेजर अगर डिफरेंस है तो उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाँ ये है कि प्लांट में जितनी परमानेंट टिश्यू है सभी मेरिस्टेम से डेवलप होती है मैचुरेशन होने के बाद, लेकिन ये मैचुरेशन में बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। अभी आप लोगों ने प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फिर मेरिस्टेम से ही तो परमानेंट टिश्यू आ रहा है, फिर परमानेंट मेरिस्टेम के टाइप है क्या? नहीं, ये मैचुरेशन ये प्रोसेस से रिलेटेड एक बहुत मेजर डिफरेंस उनमें होता है, इसलिए उनको दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा। क्लियर हो गया? ओके ठीक है, ठीक है फिर सो यहाँ पे रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय सबको। गुड बाय सर। Bye. एक